हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के। आज का टॉपिक है महान्यायवादी और सीएजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए पहले हम लोग इसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है फैक्ट, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। नेक्स्ट फैक्ट है, इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे एग्जाम में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसे यह एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल की अवधारित करे। नेक्स्ट फैक्ट है, अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और यह अपने पद से केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत उसके दुर्व्यवहार की अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो आयु हो सकता है। नेक्स्ट है, इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सभी महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा को लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों पे सभा पटल पर रखवाता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इनके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। ये सब हम लोग इससे जुड़े फैक्ट को देखें। अब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को समझा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? तो भारत सरकार के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो महान्यायवादी को होगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो पहला और दूसरा होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों के किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिनमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88, भारतीय महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका आंसर एक से अधिक होगा। इसमें हम लोग व्याख्या देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है। इस संदर्भ में वह सदन में बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग लेना हो तो वह महान्यायवादी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों को सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही के रूप में भाग ले सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद के मत देने का अधिकार है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत का महान्यायवादी लोकसभा का कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो होगा कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर होता है तो यह होता है एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। इसकी व्याख्या देखिए, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति के एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार है? तो ये महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो महाधिवक्ता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षक का रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करती है? तो अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक के पद के नियुक्ति का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 के अधिनियम किया, जिसके अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र का सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे तो ये उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उस रीति से और उसको आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान के दूसरी अनुसूची का प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक के महालेखा परीक्षा भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद का आयोग हो। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो होगा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण कार्य नहीं करता, बल्कि इसका लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य है। पहला, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों से राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों का लेन देन लेखा परीक्षा करता है। दूसरा है, वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ और हानि लेखों का लेखा परीक्षा करता है। तीसरा, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। चौथा, राष्ट्रपति के आदेश पर वह राष्ट्रीय निकायों का लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट है, वह सरकारी कंपनियों और निगम के लेखा परीक्षकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, लोक निधि के फलोत्पादक और आस्थिक प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल का महत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 2 और 3। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है तो संसद की।
इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसकी व्याख्या है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के लोक सेवा लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो इसमें इसका आंसर हम लोग व्याख्या से देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा और उसे उसके पद पर केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का पद से हटाने की समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति। इसकी व्याख्या है लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग करते हैं। इस प्रकार वे समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से अलग किया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो 1976। इसकी व्याख्या है 1976 में CAG कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन कर केंद्र सरकार से स्तर पर अकाउंटिंग ऑडिटिंग से पृथक किया गया और CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेख परीक्षा ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों की दायित्व अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है 1971 की संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा की स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षा को पृथक करता है। CAG के लेखों के तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता को उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय सलाहकारी अधीक्षता होती है। इसका आंसर होगा कोई नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। अतः कथन 1 गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के CAG का कार्य करते हैं? तो ये लोकवित्त संरक्षक के रूप में। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। उसका यह कर्तव्य हुआ कि वह देखे कि भारत या किसी राज्य का संचित निधि में समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर होगा व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन। क्वेश्चन है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं तो व्यवसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन। इसकी व्याख्या है, लोक वित्त
पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन से नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वरीयता अनुक्रम। बहुत छोटा टॉपिक है, हम लोग इसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका प्रयोग नहीं होता। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है: पहले राष्ट्रपति, सेकेंड में उपराष्ट्रपति, तीसरे में प्रधानमंत्री, चौथे में राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, पांचवें पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांच का उप प्रधानमंत्री, छठा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, सातवां केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, सात के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, फिर भारत स्थित विदेशों का साधारण तथा पूर्ण अधिकारी, राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर 9 का संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 10वें नंबर में राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय के रक्षा मामलों के कई अन्य मंत्री। फिर 11वें स्थान नंबर पे भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में। 12वें नंबर में जनरल और उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा चौथा। हम लोग देखते हैं, दिए गए अधिकारियों की अग्रता का क्रम इस प्रकार है: भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल की सदस्यता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत का मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, नहीं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सॉरी। इसकी व्याख्या देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है: राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम के समकक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये भारत के मंत्रिमंडल सचिव हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।